नमस्ते, गुड मॉर्निंग आप सबको। एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, वक्रोक्ति सिद्धांत। असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर दोनों के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। स्कूल लेक्चरर वाले ज़रूर देख लें उनके सिलेबस में है या नहीं, यानी जो कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट हैं वे चेक कर लें एक बार कि वक्रोक्ति सिद्धांत उनके सिलेबस में है या नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है भारतीय काव्य शास्त्र का एक अन्य सिद्धांतों की तरह प्रमुख सिद्धांत है। तो इसमें जो बातें हम पढ़ेंगे उन पर डिटेल में बात करेंगे, लिखेंगे उनको, लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी सी समरी जान लें आप, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये आपके 7 जून वाले बैच के लिए निरंतर सूचित किया जा रहा है, तो आप अपने परिचित, जानकार, रिश्तेदार, सहपाठी सबको सूचित कर सकते हो, है ना। और ये भी दिख रहा होगा, ये विशेष है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करें। वक्रोक्ति सिद्धांत। प्रवर्तक हैं इसके आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक। और इनका समय है 10वीं सदी। इनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। अब ये जीवित भी मिलेगा, जीवितम भी मिलेगा, इसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आप लोग याद करके देखिए इस बात को कि काव्य सिद्धांतों में काव्य की आत्मा को लेकर के जितने भी मत आचार्यों के हमारे सामने आए हैं, इससे पहले यदि हम देखें कालक्रम की दृष्टि से, तो देखो, सबसे पहले काव्य सिद्धांतों में काव्य की आत्मा को लेकर आने वाले पूर्व सिद्धांत, तो नाम बता सकते हैं हम इनका। देखो, रस सिद्धांत। प्रश्न कहीं से भी बन जाते हैं, इसलिए टॉपिक्स का जो कंक्लूजन है ना, वो जरूर से जरूर आप ध्यान में रखें। रस सिद्धांत के बाद अलंकार सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांतों की बात कर रहे हैं ना, केवल प्रमुख की। अलंकार सिद्धांत के बाद में आचार्य वामन का रीति सिद्धांत, और रीति सिद्धांत के बाद में है आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत, यदि हम आचार्यों के नाम लिखें तो आनंदवर्धन का है ये, 9वीं सदी। आचार्य वामन का है, 8वीं सदी। और अलंकार सिद्धांत आचार्य भामे का है, 6ठी सदी। और रस सिद्धांत आचार्य भरत मुनि का है, 3री सदी। ये प्रमुख काव्य के सिद्धांत आए हैं काव्य की आत्मा को लेकर के। इन्होंने भी एक नया राग छेड़ दिया है वक्रोक्ति सिद्धांत में, आचार्य कुंतक ने। और कुंतक क्या कहते हैं वक्रोक्ति के संबंध में कि वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। जैसे रस वाले ने कहा रस काव्य की आत्मा है, अलंकार वाले ने कहा अलंकार काव्य की आत्मा है, रीति वाले ने रीति को काव्य की आत्मा माना, ध्वनि वाले ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। तो यहाँ पर आचार्य कुंतक जो आए हैं वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ में एक नए सिद्धांत को लेकर के, ये कह रहे हैं वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। अब इस वक्रोक्ति को किस प्रकार से आचार्य कुंतक मानते हैं, तो देखिए, वक्रोक्ति के संबंध में आचार्य कुंतक से पहले यदि हम देखें तो आचार्य भामे ने भी बात की है। अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति अलंकारों के मूल में वो यही मानते हैं। उनसे आगे चलें, आचार्य दंडी की बात करें तो दंडी ने भी माने हैं। स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति वो भी इनको इस प्रकार से मानते हैं। अलंकार मानते हैं, अलंकार के रूप में मानते हैं। और इसके अलावा
उन अलंकारों के मूल में मानने के कारण अलंकारों के अंतर्गत बहुत व्यापक रूप में उन्होंने चर्चा कर ली इनकी वक्रोक्ति की, भामे ने और दंडी ने। लेकिन उसके बाद आचार्य वामन की बात करें या आचार्य आनंदवर्धन की बात करें या मम्मट विश्वनाथ और उद्भट रुद्रट इनकी बात करें, तो इन तमाम आचार्यों को जब हम पाएंगे ना तो ये पाएंगे सार रूप में कि कोई तो इसको कहता है कि सभी अलंकारों का मूल है, कोई इसको कहता है ये केवल अलंकार है, कोई इसको कहता है ये केवल शब्द अलंकार है। आचार्य कुंतक क्या कहते हैं? आचार्य कुंतक क्या वक्रोक्ति को अलंकार मानते हैं या नहीं मानते? विचार करके हम देखें तो हम पाएंगे कि शायद अलंकार तो नहीं मानते। अलंकार मानते तो काव्य की आत्मा थोड़ी ना कहते, अलंकारों के अंतर्गत ही हो जाती ये बात, जबकि वास्तविकता कुछ और है। आचार्य कुंतक भामे और दंडी की तरह ही अलंकार मानते हैं वक्रोक्ति को, लेकिन इस प्रकार का अलंकार नहीं मानते कि एक अलंकार विशेष के रूप में इसकी चर्चा कर गए। एक अलंकार मानते हुए संपूर्ण काव्य का मूल हेतु स्वीकार करते हैं इसको, और कहते हैं कि कवि कर्म का जो कौशल होगा, कवि कर्म में जो कुशलता होगी, कवि के अंदर जो टैलेंट होगा, उससे कोई बात ऐसी निकलेगी जो विलक्षण हो। विलक्षण किसे कहते हैं? जिसमें विशिष्ट प्रकार के लक्षण हो। विशिष्ट प्रकार के लक्षणों से युक्त कोई भी रचना, कोई भी पंक्ति, कोई भी काव्य, कोई भी वस्तु क्या होगी? सामान्य से हटके होगी। तो विशिष्ट प्रकार की करने के कारण, विलक्षण करने के कारण, अब आगे भी इस बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि विलक्षण तो होगी होगी, उसके पीछे तो कारण है कवि का कर्म, कुशलता पूर्वक किया गया कवि का कर्म, कवि कर्म कौशल से उत्पन्न विलक्षणता। अब उससे क्या होता है आगे? वैदग्ध्य भंगी भणिति रुच्यते, कहते हैं वैदग्ध्य भंगी भणिति रुच्यते। इसका मतलब विदग्धता से परिपूर्ण, विद्वत्ता से परिपूर्ण, पांडित्य से परिपूर्ण। भणिति कहते हैं कथन को, रुच्यते नहीं है, वो विसर्ग के स्थान पर रह आया है, वो है उच्यते। यानी ऐसी भाव भंगिमा से युक्त इस प्रकार की कोई काव्य रचना जिसमें कवि कर्म कौशल से उत्पन्न विलक्षणता हो, उसकी विद्वत्ता से उत्पन्न विलक्षणता हो, उसको वक्रोक्ति कहेंगे। क्यों? क्योंकि वह कोई सामान्य नहीं हो सकती वह कोई सामान्य नहीं हो सकती, विशेष ही होगी, और विशेष होगी, विलक्षण होगी, इसीलिए सबसे हटकर है। और आगे कहते हैं यही काव्य की आत्मा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, वक्रोक्ति जीवित, उन्होंने वक्रोक्ति को क्या माना है? जीवित माना है काव्य का। जीवित बोले तो जिसके कारण जीवन है काव्य का, आत्मा माना है। ये वाली बात कुंतक ने प्रस्तुत की, और प्रस्तुत करके उसके आगे चल के फिर वक्रोक्ति के भेद किए हैं। मुख्य रूप से तो उन्होंने 6 भेद किए हैं, जहां पर वे वर्ण विन्यास वक्रता की बात करते हैं, पद पूर्वार्ध वक्रता की बात करते हैं, पद परार्ध वक्रता की बात करते हैं, वाक्य वक्रता की बात करते हैं, प्रकरण वक्रता की बात करते हैं और प्रबंध वक्रता की बात करते हैं। आगे चल के सबसे पहले परिभाषा बताई, परिभाषा, और परिभाषा के बाद में वक्रोक्ति के भेद, और भेदों के अंतर्गत उन्होंने बताया वर्ण विन्यास वक्रता, ये वक्रता के भेद बताए हैं। दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता। तीसरा है पद परार्ध वक्रता। हो सकता है बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हों अभी, लेकिन यदि आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। वाक्य वक्रता। नंबर 5 पर प्रकरण वक्रता, प्रकरण वक्रता। और नंबर 6 पर प्रबंध वक्रता, प्रबंध वक्रता। और इस जगह आकर के उन्होंने अपनी बात को समाप्त कर दिया। किसने? आचार्य कुंतक ने। अब एक बात ये कि आचार्य कुंतक का ये जो वक्रोक्ति सिद्धांत है, क्या ये संप्रदाय रूप में विकसित हुआ है? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम पढ़ते हैं रस सिद्धांत का रस संप्रदाय, अलंकार सिद्धांत का अलंकार संप्रदाय, रीति सिद्धांत का रीति संप्रदाय, ध्वनि सिद्धांत का ध्वनि संप्रदाय, क्या ऐसे वक्रोक्ति सिद्धांत का वक्रोक्ति संप्रदाय चला है? देखिए, प्रामाणिक रूप में, ऑथेंटिक रूप में कोई वक्रोक्ति संप्रदाय नामक तथ्य हमारे सामने नहीं आता।
क्यों नहीं आता, उसके ठीक पीछे कारण दिया जाता है आचार्यों के द्वारा कि ना तो वक्रोक्ति का अनुकरण करके कोई आगे बात हुई है बहुत विशेष कि चलो वक्रोक्ति को बढ़ाते हुए चले हों आचार्य और एक संप्रदाय विकसित हो गया हो, एक कुनबा विकसित हो गया हो उसका, और ना वक्रोक्ति को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा खंडन हुआ है। शास्त्रीय और प्रमाणिक दृष्टिकोण से, तार्किक दृष्टिकोण से तो कोई खंडन नहीं करता इसका। केवल विश्वनाथ हैं जो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं, पर बाकी वो भी बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं है जो कह सके कि बहुत प्रखर रूप में विरोध करते हैं। तो साहब फिर वक्रोक्ति का विरोध किस बात को लेकर के है? ये वक्रोक्ति सर्वमान्य रूप से विकसित क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तक खुद आचार्य कुंतक वक्रोक्ति को एक अलंकार मानता है और उस अलंकार को हम अलंकारों के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, इसलिए विकसित नहीं हुआ। तो अतः कहा जा सकता है कि वक्रोक्ति सिद्धांत एक संप्रदाय के रूप में विकसित नहीं हुआ। अब रही बात कि सर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे इसमें से, तो प्रश्नों को भी आप लोग जान लें, समझ लें। कोई विशेष प्रश्न इसमें से अभी तक नहीं आया। वक्रोक्ति को एक अलंकार के रूप में मानने वाले आचार्य कुंतक और उनके समर्थक अन्य आचार्य भी एक अलंकार के स्वरूप में इसको प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, वक्रोक्ति सिद्धांत के संबंध में आचार्य कुंतक ने कुछ बातें कही हैं तो उनको पूछ लेते हैं, जिनको हम लिख लेंगे इसके अंतर्गत। और एक तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वक्रोक्ति के भेद को लेकर के। किसको लेकर के? वक्रोक्ति के भेद को लेकर के। जैसे कितने भेद किए हैं? अब यहां तक तो स्थिति साफ है, ऐसा प्रश्न जब भी उठाया जाएगा यहां तक तो दिक्कत आती नहीं, अभी तक उठाया गया है यहां तक दिक्कत आई भी नहीं है, क्योंकि ये 6 के 6 धीरे धीरे करके याद हो जाते हैं। चाहे वर्ण विन्यास वक्रता की बात हो, पद पूर्वार्ध की बात हो, पद परार्ध की बात हो, वाक्य वक्रता की बात हो, प्रकरण वक्रता की बात हो या प्रबंध वक्रता की। लेकिन इन्हीं में से कभी कभी एक पेचीदा प्रश्न बन जाया करता है, और वो पेचीदा प्रश्न क्या होता है कि इनके उपभेदों को पूछ ले। तो जैसे आप लोग जान करके आश्चर्य करेंगे कि ये हमारे सामने 6 मुख्य भेद हैं, लेकिन इनके उपभेद हैं 38। उपभेद कितने हैं? 38। अब 38 उपभेद होते ही दिक्कत खड़ी हो गई। पहले तो इनका मतलब समझो और फिर 38 का मतलब समझो। अतः कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उपभेदों को लेकर के कभी कोई बात की गई हो, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं ना किसी भी टॉपिक से, हिंदी साहित्य के किसी भी भाग से, उस भाग के किसी भी टॉपिक से, तो प्रश्न पूछने का तरीका होता है जनरल नॉलेज। आप यदि देखेंगे ना पेपर्स को और देखे होंगे तो आप पाएंगे कि यार ये प्रश्न तो हमने पढ़ लिया, फिर गलत क्यों होता है? गलत होने के पीछे कारण सिर्फ एक है कि वो चीज़ें दीर्घ काल तक स्थायी नहीं रह पाती, परीक्षा कक्ष तक हमारे साथ नहीं जा पाती। बाकी तो पूरा सिलेबस बहुत सामान्य है हमारा। समय जरूर लगता है, देखिए मुझे पढ़ाने में भी समय लग रहा है, आपको पढ़ने में भी समय लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको लेकर के ये कह सके गलत हो जाए प्रश्न या छूट जाए। थोड़ी बहुत हमारी खामियां होती हैं, तो अपनी उन खामियों को, उन कमियों को दूर कर लीजिए, आपके पास पर्याप्त समय है, और इन टॉपिक्स को क्लियर करते चले। एक प्रश्न कम से कम आता है, अधिकतम 2 प्रश्न हैं, अधिकतम 2 प्रश्न हैं। और 2 प्रश्न भी कहाँ पूछे जाएंगे इससे? असिस्टेंट प्रोफेसर में। फर्स्ट ग्रेड में तो एक ही प्रश्न आएगा। जैसे बताऊं आपको, वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के रचयिता कौन है? कुंतक की रचना का क्या नाम है? वक्रोक्ति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वैदग्ध भंगी भणिति रुच्यते परिभाषा किसकी है? वक्रोक्ति के कितने भेद किए गए हैं? वक्रोक्ति को अलंकार कौन मानता है? वक्रोक्ति को अलंकार कौन नहीं मानता है? वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना? वक्रोक्ति के भेदों में वर्ण विन्यास वक्रता या पद परार्ध वक्रता या पद पूर्वार्ध वक्रता या वाक्य वक्रता या प्रकरण वक्रता क्या है? जैसे बहुत पेचीदा प्रश्न बनाते हैं तो पूछते हैं प्रकरण वक्रता क्या है, प्रबंध वक्रता क्या है, वर्ण विन्यास वक्रता के कितने भेद है। ये उपभेदों पे भी नहीं जाते, मैंने तो नहीं देखा। आपको कोई मिले ना कहीं ऐसा पूछा हुआ प्रश्न तो मुझे बताना, क्योंकि मेरी अप्रोच हमेशा ये रही है कि कोई भी एग्जाम हो, पेपर सेटर उसके भीतर कितना जाता है। तभी तो आप लोग यदि गौर करें, जो साथी जानते हैं उन्हें पता है कि डायरेक्ट प्रश्न तो दे नहीं सकते टेस्ट पेपर में। डायरेक्ट देते ही तो सवालात खड़े हो जाते हैं इनके पेपर से, टेस्ट पेपर से, टेस्ट सीरीज से इतने प्रश्न आए। लेकिन ऑप्शन में प्रश्न मिलेंगे आपको, क्वेश्चन में प्रश्न मिलेंगे आपको। अब 80% प्रश्न तो हूबहू आ ही जाते हैं।
रहे 20% की बात करो तो उनमें से मैं दावा करता हूँ 15% का ही, यानी 90%, 10% ही मानो आप, तो 90% का मैं दावा करता हूँ। और 95% प्रश्न आपको सेम डिटो मिलते हैं। कोई तो ऑप्शन में से प्रश्न बना के पूछा गया है, कोई प्रश्न को सीधे पूछा गया है। तो उसके लिए थोड़ा सा अवेयर तो आपको होना पड़ेगा, और उसके लिए आवश्यक है कि जब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरी शैली को भी पकड़ पाते हो कि मैं किसी बात को क्यों कहता हूँ। अब ये दुनिया में सभी लोग अच्छे नहीं होते, सभी समर्थक नहीं होते, पढ़ने वालों में कुछ दुर्विरोधी भी हो जाते हैं धीरे 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 धीरे। तो वहां से भी बहुत सारी बातें नकारात्मक निकलती है, पर मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मैं बिंदास आदमी हूँ, मनमौजी आदमी हूँ, मुझे जो उचित लगता है वही मैं करता हूँ। उन्हीं की मैं सुनता जरूर हूँ, लेकिन करना करता मैं वही हूँ जो मुझे उचित लगता है। इसलिए मैं आपको तो ये कहूँगा कि ये टॉपिक्स जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, भारतीय काव्यशास्त्र समापन की ओर है। और अंतिम तीसरा बिंदु ये चल रहा है, इसके बाद अलंकार सिद्धांत पढ़ करके काव्य लक्षण हेतु प्रयोजन के साथ ये समाप्त हो जाएगा पूरा का पूरा भारतीय काव्यशास्त्र। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी हो जाएगा, और सेकंड ग्रेड का तो काव्यशास्त्र हो चुका। उनको तो गैप दे रखा है अभी, हो सकता है उनको बुरा लग रहा हो, लेकिन क्या करें, काव्यशास्त्र का रिवीजन करो वो, और तैयार रहो टेस्ट के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है, सबसे पहले वो आपने लिख लिया क्या, एक बार मुझे बता दो उसका वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम। आचार्य कुंतक। अब लिखते चलना सीधे सीधे, है ना। समय 10वीं सदी, बहुत सामान्य सा है ये, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम, ये इनके ग्रंथ का नाम है। ध्यान रखना भाई, है ना, पूछा जाता है ये। ठीक है, अब शुरुआत कीजिए यहीं से। वक्र से आशय, टेढ़ा। वक्र से आशय क्या है, टेढ़ा, कुटिल, या विलक्षण। विलक्षण से आशय क्या होता है, जो सामान्य ना हो, जो सामान्य ना हो, ये है। वक्रोक्ति से आशय है जो कथन, उक्ति यानी कथन, जो कथन विलक्षण हो। ये आगे बढ़ाएं। परिभाषा, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं आचार्य कुंतक के अनुसार। कवि कर्म कौशल से उत्पन्न वैचित्रपूर्ण कथन को वक्रोक्ति कहते हैं। कवि कर्म कौशल से उत्पन्न वैचित्र्यपूर्ण कथन को वक्रोक्ति कहते हैं। आचार्य कुंतक के अनुसार आचार्य कुंतक के अनुसार जो तत्व काव्य में लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करते हैं,
जो तत्व काव्य में लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करते हैं, जो तत्व काव्य में लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वही वक्रोक्ति है। वही वक्रोक्ति है और यह वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। यह वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। कोई रचनाकार अपनी रचना में कोई रचनाकार अपनी रचना में कोई रचनाकार अपनी रचना में जब भावों की अभिव्यक्ति के लिए कोई रचनाकार अपनी रचना में जब भावों की अभिव्यक्ति के लिए सामान्य मार्ग का आश्रय न लेकर सामान्य मार्ग का आश्रय न लेकर विचित्र मार्ग का आश्रय लेता है, सामान्य मार्ग का आश्रय न लेकर विचित्र मार्ग का आश्रय लेता है, तो इस विचित्रता से उत्पन्न कथन की भंगिमा, हाव भाव या बनावट ही वक्रोक्ति है। आगे बढ़ाएंगे। आगे चलें। शब्दार्थों शब्दों वेरी इंपॉर्टेंट, ये एज इट इज भी पूछा जाता है। शब्दार्थों शब्दों वक्र कवि कवि व्यापार, बिजनेस नहीं, कवि व्यापार यानी कवि के कार्य, वक्र कवि व्यापार शालिनी। शब्दार्थों शब्दों वक्र कवि व्यापार शालिनी वक्रोक्तिरेव वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भणितिरुच्यते। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ऐसे के ऐसे ही। कौन कह रहा है ये बात? आचार्य कुंतक। अतः स्पष्ट है कि किसी बात या कथन को अतः स्पष्ट है कि किसी बात या कथन को लोक प्रचलित सामान्य ढंग से लोक प्रचलित सामान्य ढंग से व्यक्त ना करके विशिष्ट चमत्कारिक या विलक्षण ढंग से प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तुत करना ही वक्रोक्ति है। शैली जरूर देख लिया करो वाक्य की, कहीं का कुछ ना बन जाए बोलने में और लिखने में। स्पष्ट है कि किसी बात या कथन को लोक प्रचलित सामान्य ढंग से या लोक वार्ता रूप में व्यक्त ना करके विशिष्ट चमत्कारिक या विलक्षण ढंग से प्रस्तुत करना ही वक्रोक्ति है। आगे बढ़ाएं। इसी वक्रोक्ति को आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवित यानी आत्मा, वक्रोक्ति जीवित कहा है। इसी वक्रोक्ति को आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवित कहा है। आगे बढ़ाएंगे। आचार्य कुंतक के अनुसार उनके अनुसार वैदग्ध्य पूर्ण या विदग्धता या पांडित्य या विद्वत्ता से परिपूर्ण, वैदग्ध्यपूर्ण, विदग्धता, पांडित्य या विद्वत्ता से परिपूर्ण विचित्र उक्ति ही वक्रोक्ति है। अब तो मैं समझ लूं कि शायद आप इस परिभाषा को जान गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वक्रोक्ति के इस लक्षण में प्रस्तुत वक्रोक्ति के लक्षण में प्रस्तुत शब्दों का अर्थ निम्नानुसार है। नंबर 1, वैदग्ध्य
यानी विलक्षणता।